तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि मैं सीडीपी का अपना कंटिन्यूस क्लास चला रहा हूं, तो आज उसी के क्रम में 141वां प्रश्न हम शुरू करने वाले हैं। आप सभी लोग हमारे वीडियो में जाकर के यदि नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। सारे के सारे पीवाईक्यू हमने सॉल्व करवाया है। जो पीवाईक्यू आप लोग चेक करेंगे तो प्रतिवर्ष लगभग पूछे जाने वाले पीवाईक्यू हैं और यही से प्रश्न आते हैं। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारे इस कंटेंट को देखिएगा और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसी के साथ अपने क्लास में और शुरुआत करते हैं अपने क्लास का बिना देरी किए हुए, है ना। तो हमारा अगला प्रश्न है, चलिए हम अपने टॉपिक की बात कर लें। हमारा टॉपिक ये कह रहा है कि सेक्शन ए की बात करें, किसी नए संप्रत्यय को सीखने के लिए समय अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को सवाल पूछने और अपने संदेशों को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सही है। अध्यापिका को बच्चों का अध्यापिका की भूमिका होती है कि विद्यार्थियों को प्रश्न करने के लिए उनको क्या किया जाए, प्रेरित किया जाए, ठीक, या उनको समय भी दिया जाए। ये चीज अध्यापिका को करना ही करना चाहिए। दूसरा आर कह रहा है, आर इसका ए का तर्क दे रहा है कि सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में बाधा पैदा करता है। दरअसल अगर बाधा की बात कर लें, क्या कोई विद्यार्थी अगर किसी अध्यापक से सवाल पूछेगा तो बाधा उत्पन्न करेगा? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो आर तो व्याख्या सही नहीं कर रहा है, किसका, ए का। तो ए तो हमारा सही जाएगा और आर गलत जाएगा। इसमें कह रहा है ए आर दोनों सही व्याख्या कर रहे हैं, इसमें कह रहा है ए आर दोनों सही व्याख्या करते हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। आर ए की व्याख्या तो बिल्कुल भी नहीं करता है। तो इस तरह से हमारा जो दूसरे में क्या कह रहा है, ए सही है लेकिन आर गलत है, तो ये बिल्कुल सही है। यहां व्याख्या करने की बातें नहीं है, पूरी तरीके से गलत बात बता रहा है। अगर ये ना कह करके इसके अपोजिट बोलता तो ये वाला सही जाता, ठीक, लेकिन ये अपोजिट नहीं, बिल्कुल बाधा मानता है, तो इसलिए ए सही है, आर गलत है। जैसे अगर दूसरा हम सही मानते तो दूसरा कब हम सही मान सकते थे? जैसे मैं कह रहा हूं कि इकौना से भिनगा जाने का मार्ग मेरे कोचिंग के सामने से है। कुछ लोग बोलते कि नहीं, आपके कोचिंग के सामने से नहीं, पीछे बाईपास के माध्यम से भी हम जा सकते हैं, है ना, ये रास्ता बताते। तो सही तो दोनों होते, लेकिन दोनों का रूट अलग अलग होता। मेरा कहने का मतलब ये होता और उस व्यक्ति का कहने का मतलब दूसरा होता। तो ठीक ऐसे अगर आर अपना अलग निचोड़ बताता, ए अपना अलग बताता, फिर ये सही जाता, ठीक। उसी के साथ हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न भी हमारा तार्किक है। ए कह रहा है, ए कह रहा है कि रूमी 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती थी, जबकि पूजा 24 महीने में ऐसा किया था। देखो, जो रूमी थी वो 18 महीने में की थी और जो पूजा थी वो 24 महीने में की थी, है ना। इसलिए पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित है ना, पक्के तौर पर निलंबित है। अब आर इसका तर्क क्या दे रहा है, कारण क्या बता रहा है? कह रहा है विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए सटीक आयु की सही भविष्यवाणी करते हैं। ऐसा कहां कर सकते हो, भविष्यवाणी करना बिल्कुल उचित नहीं है। तो हम लोग ये नहीं कह सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है, देखो ये इसमें क्या कह रहा है, रूमी जो है 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण करना सीख जाती है, जबकि जो पूजा है वो 24 महीने में सीख जाती थी। इसलिए पूजा का विकास पक्के तौर पर क्या है, निलंबित है, निलंबित नहीं है। पूजा का विकास निलंबित नहीं है। सबकी सीखने की अपनी आयु होती है, या सीखने की इंटेलिजेंस जो है धीमी और तेज होती है, तो निलंबित हम लोग नहीं कह सकते हैं। तो यह भी गलत जाएगा। आर तर्क दे रहा है कि विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए सटीक आयु की सही भविष्यवाणी करते हैं। सही भविष्यवाणी करना गलत है ना। तो दोनों ऑप्शन गलत हैं हमारे, एक भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है कि पियाजे के सिद्धांत में वह क्रिया जिसमें एक बच्चा
नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा रूपांतरित और संशोधित करता है, यह क्या कहलाएगा? दरअसल हम बात करें अनुकूलन, तो अनुकूलन कहलाएगा नहीं, सीधा हमारा आंसर भी दिख रहा है, तो समायोजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समायोजन। संरक्षण भी नहीं होगा, केंद्रीकरण भी नहीं होगा, ठीक, समायोजन कहलाएगा। यानी बच्चे क्या कर लेते हैं, यानी अपनी संवेदी सेंसरी ऑर्गन से उसे समायोजित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? समायोजित कर लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि उस तर्क की पहचान करें जो लॉरेंस कोहलवर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास के चरण को रेखित करता है। दरअसल अगर हम इसकी बात करें तो आदर्श पारस्परिकता की समझ, तो आदर्श पारस्परिकता की समझ होगा नहीं। दूसरा प्रश्न कह रहा है सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नियम महत्वपूर्ण हैं, तो किसी भी प्रकार के नियम महत्वपूर्ण नहीं होने चाहिए। अगला कह रहा है मानव उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम लचीले उपकरण हैं, ये सही है। कानून और नियम लॉरेंस कोहलवर्ग के अनुसार दोनों लचीले हैं। अगर नैतिक विकास की हम बात करें, नैतिकता के अनुसार अगर समाज में चलना है तो हमें समाज से जुड़ करके रहना पड़ेगा, ये नहीं कि समाज से उड़ करके चलें। फिर कह रहा है विवेक, कह रहा है विवेक के स्वचुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा सही कार्रवाई को परिभाषित किया गया है। जी नहीं, सही परिभाषित नहीं किया गया है। इसमें बताया गया है कि अगर हमें भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है, यानी मानव के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम के लचीलेपन से हमें रहना पड़ेगा, यानी उन उपकरणों के बीच में ही हमें कार्रवाई करना है, ये नहीं कि हवा में हवाबाजी करना है, उड़ के चलना है ना, ये चीजें। तेरे नाम से जीना गंवारा है। अगला, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अर्थपूर्ण ढंग से किस प्रकार ध्यान में रख सकती है ना? एक शिक्षिका अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अर्थ पूर्ण ढंग से किस प्रकार रख सकती है ना? तो एक शिक्षिका ध्यान रखना है तो किस तरह से ध्यान रखेगी, चलिए देखते हैं। यह स्वीकार करके कि विभिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है, बिल्कुल सही। अगर विभिन्नता है बच्चों में, विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी हैं, तो किसी प्रकार की समस्या नहीं होगा, किसी प्रकार का अभाव नहीं होगा। अगर शिक्षिका ये समझ ले रही है कि विद्यार्थी हमारे लिए किसी प्रकार के अभाव नहीं है, तो समझ लीजिए सी इज ग्रेट या ही इज ग्रेट, ठीक है ना, वो सबसे महान व्यक्ति प्राणी होगा, है ना। अब अगला प्रश्न कह रहा है अकादमिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों का नामांकन एवं पृथक्करण करके, ये नहीं होगा, अलगाव हमें करना नहीं है, पृथक्करण या नामांकन भी नहीं करना है कि ये बच्चा तेज है तो हम इसको इसी को ध्यान देंगे, या किसी अच्छे उससे है कास्ट से तो उस पर ध्यान देंगे। हमें सभी विभिन्न वर्गों के बच्चों पर ध्यान देना है। अगला कह रहा है शारीरिक व दृष्टि से दिव्यांग बच्चों को उनके लिए प्रस्तावित विशेष स्कूलों में भेजकर, नहीं, ऐसा भी नहीं। अगर इंक्लूसिव क्लास है तो सभी बच्चों को हमें समान शिक्षा देना है, ऐसा नहीं है कि हमें उनके लिए विशेष, अगर मान लो उनके पेरेंट्स में इतनी वो नहीं है एबिलिटी कि वो स्पेशल स्कूल में भेज सकें, तो क्या वो बच्चे पढ़े ही ना। कक्षा में एकल संस्कृति को प्रोत्साहित करके जिससे प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिले, है ना। एकल संस्कृति नहीं होना चाहिए, यहां बहुलक अगर होता तो सही रहता, लेकिन यहां पर एकल की बात की जा रही है, इसलिए निगेटिव जाएगा। हमारा ऑप्शन पहला सही जाएगा, क्योंकि यह स्वीकार करके कि विभिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है, यह एक बढ़ावा है, ठीक। अगला हमारा टॉपिक हो जाएगा है अगला टॉपिक हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है ना। कह रहा है प्रतिभाशाली, आसान और बहुत ही सरल सामग्री, जी नहीं, आसान और बहुत सरल सामग्री की बात नहीं करता है। जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होंगे उनके लिए टारगेट और हार्ड वर्क दो, यानी कि चैलेंज वाला काम दो।
स्वालीनता, कक्षा की व्यवस्था को बार बार बदलते रहना, बार बार बदलने से स्वालीनता नहीं आती है। स्वालीनता यानी ऑटोमिज्म होता है इन बच्चों, जो स्वालीन विकार होता है जिन बच्चों के अंदर, वो बच्चे समाज से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। ये हमारा प्रश्न 2-3 बार आ चुका है और ये कई बार पूछा जाने वाला है। पठन वैकल्य, डिसलेक्सिया संबंधित उत्तम चित्रों के आधार पर दत्त कार्य देना, इनको पठन वैकल्य होता है, पढ़ाई से संबंधित विकार होता है। वाक्य हानि, ये धैर्य दिखाना व प्रतिक्रिया देखने के लिए पर्याप्त समय देना, ये सही ऑप्शन जाएगा। यानी वाक्य हानि का ये चौथा ऑप्शन सही है ना, चौथा ऑप्शन सही है। अगला टॉपिक है एक तो ये आ रहा है, इतना डिस्टर्ब कर रहा है, क्या बताऊं। कह रहा है विद्यार्थियों के द्वारा ग्रहण की गई वैकल्पिक धारणाओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है ना। तो इस ऐसी बात अगर की जाए तो ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां विद्यार्थी अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रतिबंधित महसूस करें। भैया विद्यार्थियों को प्रतिबंधित नहीं, आजाद कराना है हमें, है ना, वो आजाद होने चाहिए, प्रतिबंधित नहीं होने चाहिए। तो ये तो हमारा गलत ही चला जाएगा। दूसरा कह रहा है विषय वस्तुओं को शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र के माध्यम से पढ़ाना। शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, यहां पे बाल केंद्रित होना चाहिए। कैसा केंद्रित होना चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित गलत होगा। अगला प्रश्न कह रहा है ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना चाहिए जहां विद्यार्थी वैकल्पिक धारणाओं को व्यक्त कर सकें। यह सही जाएगा कि विद्यार्थी अपनी भूमिका को समझें। अगला कह रहा है अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थी के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की भूमिकाओं की उपेक्षा करना चाहिए। देखो किसी भी विद्यार्थी के सांस्कृतिक और उनके सांस्कृतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि की हमें उपेक्षा नहीं करना है ना, यानी कि उसको हीन भावना नहीं दिखाना है कि उनकी सांस्कृतिक की उपेक्षा की जाए, समाज की बुराई की जाए। ऐसा हमें किसी भी विद्यार्थी के सामने नहीं करना है, ठीक है। अगर ऐसा करेंगे तो हम अच्छे टीचर की क्वालिटी को खो देंगे। कह रहा वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समायोजन हेतु निम्न में से क्या बाधा बन सकता है ना। वंचित समूह, जो ऐसे विद्यार्थी जो समूह से वंचित हों यानी अलग हों, है ना, उन बच्चों को सफल समायोजन हेतु क्या बाधा बनेगा। क्या बाधा, यानी बाधा मतलब निगेटिव, तो हमें निगेटिव ढूंढना है कि ऐसे बच्चे जो समाज से वंचित हों, समाज से इंटरेक्ट ना कर पा रहे हों, उनके लिए इसमें बाधा क्या बनेगा। यानी अब यहाँ पे पॉजिटिव ज्यादा होगा, निगेटिव एक ही होगा। कह रहा है संस्कृति और धार्मिक विविधता को समारोह, हाँ बढ़ावा तो देना चाहिए। अगला कह रहा है उनके सामाजिक समूह से संबंधित प्रेरणा स्रोत की अभिस्वीकृति, यह भी सही है ना। अब कह रहा है वहां पे निगेटिव है, बाधा, तो बाधा हमें ढूंढना है। निम्नलिखित प्रथाओं में अंतरों को प्रकाशित करना और उनमें पदानुक्रमता स्थापित करना, यही नहीं होगा, है ना। अगला कह रहा है कि एक साझी राष्ट्रीय असीमता मनोगत करना और संबंधता के भाव को बढ़ावा देना, यही नहीं। तो हमारा तीसरा ऑप्शन यहां भी निगेटिव है और तीसरा ऑप्शन हमारा वहां भी निगेटिव है, तो निगेटिव का भाई निगेटिव हो जाएगा। तेरे नाम से जीना गंवारा है तेरे नाम। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा भैया कि अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले, है ना, सभी विद्यार्थी अपनी शैक्षिक विशेषताओं में एक जैसे होते हैं। कैसे होते हैं? अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी अपनी शैक्षिक विशेषताओं में एक जैसे होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। विद्यार्थियों को विशिष्ट विद्यालय में पढ़ाना, यह भी नहीं होगा, है ना। अब विद्यार्थियों, कठिनाई महसूस करने वाले विद्यार्थी हमेशा अति क्रियाशील होते हैं। विद्यार्थी अपनी शैक्षिक सामर्थ्य और चुनौतियों में अलग अलग हो सकते हैं, बिल्कुल सही, चौथा सही जाएगा क्योंकि वो अलग अलग हो सकते हैं, है ना, सही है, चौथा सही हो जाएगा क्योंकि सभी विद्यार्थी की सोच और कार्य करने की क्षमता अलग अलग होती है। सभी विद्यार्थियों में एक जैसे नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। अगला प्रश्न है
कमतर दृष्टि से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक महत्वपूर्ण है कि अगर विद्यार्थी को किसी प्रकार का दृष्टि से जूझ रहे हैं तो उनके लिए क्या महत्वपूर्ण हो सकता है? कक्षा में उपयुक्त तो सहायक उपकरण मौजूद कराना चाहिए, बिल्कुल सही है, उपकरण सहायक चीजें उपलब्ध कराना चाहिए। अगला कह रहा है कि इन विद्यार्थियों का पृथक्करण किया जाए, अलगाव कर दिया जाए, पृथक्करण की बात नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि बोर्ड से काफी दूर उनकी सीट स्थिर कर दी जानी चाहिए। जब बेचारे को दिखता थोड़ा कम है तो उसको दूर सीट फिक्स कर दोगे तो और भी नहीं दिखा, नजदीक सीट फिक्स करना है। केवल दृश्य प्रस्तुतिकरण द्वारा ही पाठ पढ़ाया जाए, हाँ ये भी नहीं होना चाहिए, तो बहुत निगेटिव है। दृश्य प्रस्तुतिकरण केवल भी लगा है और दृश्य प्रस्तुतिकरण भी लगा है, तो ये चीजें नहीं होना चाहिए, है ना, निगेटिव के अंतर्गत आएंगे। जब निगेटिव पूछता तो निगेटिव केवल पकड़ लेते हम लोग, यानी पहला ऑप्शन हमारा सही जाएगा। एडीएचडी हाइपर डिफिशिएंसी डिसऑर्डर, डेफिसिट एफ, ये क्या होगा, अटेंशन, ए फॉर अटेंशन, हाइपर, एडीएचडी का फुल फॉर्म हो जाएगा ए फॉर अटेंशन, डी फॉर डेफिसिट, एच फॉर हाइपर एक्टिविटी, डी फॉर डिसऑर्डर, यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, है ना, ये चीजें हो जाएंगे एडीएचडी का फुल फॉर्म। ये कह रहा है अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार एडीएचडी से जूझते हैं विद्यार्थियों के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? एडीएचडी से जूझते हुए विद्यार्थियों के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो हमारा अगर प्रश्न हो जाएगा कि क्या सही है तो हम लोग सीधा बता देंगे कि सही कौन है। वह आवेगशीलता के निरंतर स्वरूप दर्शाते हैं। हाँ, एडीएचडी जो होते हैं हाइपर डिसऑर्डर होता है और वह काफी देर तक निर्धारित सीट पर बैठ सकते हैं। जी नहीं, इनके अंदर बैठने की क्षमता नहीं होता है, यानी हाइपर डिसऑर्डर होगा, है ना, यानी क्लास में अगर लंबी मूवी दे दो देखने के लिए तो ये ध्यान नियंत्रित करके नहीं देख सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न होगा उनमें सभी को सुनने की अतिक्रियाशीलता होती है। सभी को सुनने की अतिक्रियाशीलता नहीं होती है। वह अपनी क्रियाओं को व्यवस्थित रूप से कर सकते हैं। वह अपनी क्रियाओं को व्यवस्थित रूप से कर सकते हैं। जी नहीं, व्यवस्थित रूप से नहीं कर सकते हैं। तो हमारा प्रश्न जो जाएगा अति सहनशीलता भी नहीं होता है। ये सब तो हमारे पॉजिटिव के अंतर्गत आ जाएगा। जो अच्छे लोग होते हैं इनमें हाइपर डिसऑर्डर है तो ये बच्चे क्या होंगे, यानी कि नियंत्रित स्वरूप दर्शाते हैं, आवेगशीलता दर्शाने का काम करेंगे। यानी क्षण भर में यहाँ जाना, पल भर में वहां जाना, पल भर में हवाएं पूरब से पश्चिम हो जाती हैं तो पल भर में ये सब आना जाना काम शुरू कर देंगे अपना। रुकने आज चीजों की क्षमता इनके अंदर बहुत कम पाई जाती है। अगला कह रहा है निम्न में से कौन सी युक्त प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने की एक प्रभावी रणनीति है ना। तो हमारा प्रश्न हो जाएगा जानकारी को समझने हेतु अतिरिक्त समय देना। जानकारी को समझने हेतु अतिरिक्त समय देना, बहुत आसान और सरल सवाल पूछना। अगला है स्वचयनित उच्च क्रम चिंतन कार्य सौंपना। अगला प्रश्न है उनसे सफलता की निम्न उम्मीद रखना। ऐसा हमारा प्रश्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से अति प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने में प्रभावी है, एक प्रभावी रणनीति है। बच्चा प्रभावशाली है तो प्रभावशाली अगर प्रतिभाशाली बच्चा है तो उसके लिए सबसे उपयुक्त सामग्री कौन सी होगी, जानकारी को समझने हेतु अतिरिक्त समय देना। उस बच्चे को अतिरिक्त समय दो ना दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बच्चा प्रतिभाशाली है तो आपके दिए गए समय से पहले उसका कार्य कंप्लीट होगा। बहुत आसान और सरल सवाल हमें पूछना नहीं है। अगला कह रहा है स्वचयनित उच्च क्रम चिंतन कार्य सौंपना। ये एक दे सकते हो, है ना। उसमें सफलता की निम्न उम्मीद होना। जी नहीं, निम्न उम्मीद नहीं होगी, उसमें हाई उम्मीद होगी, है ना। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही जाएगा। चलो आगे हम लोग प्रवेश करते हैं अगले प्रश्न पे अपने। तीसरा ही सही है और ये सीटेट में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। कई वर्ष ये प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा इन प्रश्नों को देखिएगा ताकि आप सभी के सभी प्रश्न हो सकें और अच्छे नंबर अचीव कर सको। फिर कमेंट करके बताओ कि आप सभी लोगों के कितने अच्छे नंबर आए, कितने अच्छे मार्क्स आए, ठीक है ना। ये चीजें आप सभी लोग अच्छे से अच्छे मार्क लेकर आए
और हमारे कोचिंग संस्थान पे कमेंट करके बताएं कि सर आपने कुछ बताया था तो उससे भी हमारे एग्जाम में फंसे हैं, है ना। जो लोग देख रहे हैं हमारे वीडियो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट को हम अपने यूट्यूब पे साझा करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, और ये सब भी आप लोग कमेंट किया करो कि आपके कितने नंबर जो सॉल्व करते हो, आप सब लोग हमसे पहले आंसर देने का प्रयास किया करो और कमेंट करके बताया करो कि आपके कितने सही जाते हैं। चलो इससे पहले आप सभी लोग आंसर दे दो। कह रहा है गैर गैर जन्मजात अधिगम जैसे कि बांसुरी बजाना, शतरंज खेलना सीखने के लिए, जैसे अगर जन्मजात नहीं गैर जन्मजात है यानी बाद में सीखना कोई वस्तु है ना, तो ये किस तरह का केंद्रीकरण कहलाएगा। कह रहा है किसी तरह के बाह्य निर्देश और आंतरिक अभिप्रेरणा की जरूरत है। हाँ, या तो किसी भैया बाह्य निर्देश की जरूरत है, अगर हमें कोई चीज सीखना है बाह्य यंत्र, तो या तो हमें कोई बाहरी अभिप्रेरणा की आवश्यकता है या फिर आंतरिक अभिप्रेरणा हमारे अंदर होना चाहिए, तब हम उस खेल को सीख जाएंगे आसानी के साथ में। कह रहा है किसी तरह के बाह्य या आंतरिक अभिप्रेरणा की आवश्यकता है, जरूरत है, बिल्कुल सही बात है, ये तो सही हो सकता है। अगला कह रहा है कि किसी भी तरह की बाह्य निर्देश या अप्रेरणा की जरूरत नहीं है। ऐसा होना, अगर बाह्य अप्रेरणा या आंतरिक अप्रेरणा नहीं होगा तो हम लोग नहीं सीख पाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि बाह्य निर्देश की जरूरत होती है लेकिन किसी तरह की अप्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती है। यह भी गलत है क्योंकि हमें अप्रेरणा की आवश्यकता होती है ना। अगला कह रहा है कि किसी भी स्रोत से बाह्य निर्देश की कोई जरूरत नहीं होती है, हमें होती है, ताकि अगर हमें किसी प्रकार की आंतरिक अप्रेरणा या बाह्य अप्रेरणा नहीं, बाह्य या आंतरिक अप्रेरणा नहीं होगा तो हम कोई भी चीज सीख नहीं सकेंगे। अगर हमें पढ़ाने की रुचि है आंतरिक तौर से तभी हमारा इंप्रूव होगा इंग्लिश पढ़ाने का तौर तरीका, अन्यथा कुछ भी नहीं हो सकता है। अगला टॉपिक होगा कि विद्यार्थी सर्वाधिक बेहतर तरीके से किस प्रकार सीखते हैं। तो अगर हम विद्यार्थी की बात करें, केवल तो गलत होगा, मैं इसको पढ़ूंगा ही नहीं। अपने आसपास पड़ोस से पारस्परिकता द्वारा, ये सही ऑप्शन जाएगा। निष्क्रियता और नकल करके द्वारा कोई भी बच्चा बेहतर नहीं हो सकता है बल्कि अपने आप को खराब कर सकता है। हाँ, बस नंबर अचीव कर लेगा और नॉलेज नहीं अचीव कर पाएगा। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही चला जाएगा, है ना। अगला प्रश्न है कि प्रबल रूप से शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के डाट में सहायक हैं। प्रबल रूप से, सबसे अधिक, बाल केंद्रित और सृजन, यही सही जाएगा। बाल केंद्रित, अगर प्रबल रूप की बात कर ली जाए तो हमें कक्षा को बाल केंद्रित बनाना चाहिए। कैसा बनाना चाहिए? बाल केंद्रित करना चाहिए और सृजन करना चाहिए। ये सृजन करने में सहायक होगा, है ना। तो यही हमारा ऑप्शन सही जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। अध्यापक केंद्रित नहीं होना चाहिए। बाल केंद्रित केवल पुनरुत्पादन के लिए, यह भी गलत है। अध्यापक केंद्रित भी नहीं होना चाहिए और अगर केवल होना चाहिए तो बाल केंद्रित कक्षा होना चाहिए हमारा। अगला टॉपिक है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में संलग्नता में बाधा बन जाता है। अगर हम अधिगम की बात करें तो कौन सा प्रक्रिया है जो बच्चों की संलग्नता में बाधा बन जाता है। तो बाधा बनने वाला प्रोसेस अगर हम बात कर लें तो विद्यार्थियों के जीवन से आधारित कार्य देना, बिल्कुल सही है। ये बाधा नहीं होगा, ये सहायक प्रदान होगा। और यहाँ पे उत्पन्न पूछ रहा है निगेटिव, यानी बाधा पूछ रहा है तो हमें निगेटिव ही ढूंढना है, पॉजिटिव नहीं देना है। अब ये सहायता की बात कर रहा है ना, विद्यार्थी के जीवन से आधारित कार्य देना। अगर हम उसे जीवन से आधारित जुड़ी हुई चीजें पूछेंगे तो सहायक होगा। विद्यार्थियों की रुचि आधारित कार्य देना, यह भी सहायक होगा। ऐसे कार्य देना जो विद्यार्थी के लिए बहुत आसान हो, बहुत आसान नहीं देना, जिस लेवल की विद्यार्थी की आईक्यू हो उस तरह से उसे सवाल देना चाहिए। ऐसे कार्य देना चाहिए जो विद्यार्थियों के विचारों को महत्व दे, है ना, विद्यार्थियों के विचारों को महत्व दे। ये भी हमारा जहां तक बात किया जा रहा है विचारों को महत्व दे, पॉजिटिव जाएगा। अगर निगेटिव की बात करें तो तीसरा जाएगा, क्योंकि बहुत आसान प्रश्न हमें नहीं देना चाहिए। निगेटिव का भाई निगेटिव, तीसरा ही सही जाएगा, है ना। अगला टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक है अधिगम
किस प्रकार का होना चाहिए? चलिए बात कर लें। अगर अधिगम क्या अर्थपूर्ण और संदर्भित होना चाहिए, बिल्कुल सही। अधिगम की अगर हम बात करें तो अधिगम अर्थपूर्ण और संदर्भित तो होना ही होना चाहिए। अगला कह रहा है असंदर्भित और अर्थहीन होना चाहिए। अगर असंदर्भित और अर्थहीन है तो पढ़ने से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं, पढ़ाई लिखाई तो बच्चा वहीं बंद कर देगा, है ना, तो समझ में नहीं आएगा। अगला कह रहा है अर्थपूर्ण और असंदर्भित, ये भी नहीं होना चाहिए। अर्थपूर्ण और असंदर्भित तो होना नहीं चाहिए, और संदर्भित और अर्थहीन होना चाहिए। अगर संदर्भित और अर्थहीन की बात कर ली जाए, वहां भी पढ़ने से कोई अर्थ नहीं निकलेगा, कोई तात्पर्य नहीं होगा, इसलिए यह भी प्रश्न हमारा गलत चला जाएगा। अगला टॉपिक है कि अगला प्रश्न आप सभी लोग के सामने प्रस्तुत है। आप सभी लोग जल्द से जल्द आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए देखते हैं कि आप सभी लोग क्या आंसर देते हैं। कह रहा है कि हालांकि समस्या समाधान प्रक्रिया में अक्सर हम चरणों पर फेरबदल करते हैं रहते हैं, फिर भी चरणों पर फेरबदल करते रहते हैं, फिर भी औसतन रूप से समस्या समाधान प्रक्रिया का पहला चरण होता है। ये कौन सा होगा? अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा होना चाहिए, चलिए पढ़ लेते हैं पहले चारों ऑप्शनों को। उपयुक्त हल ढूंढना, सही है, सही हल ढूंढना ही ढूंढना चाहिए। समस्या का प्रस्तुतिकरण करना चाहिए, यह भी चल रहा है। समस्या का प्रस्तुतिकरण तो करना ही करना चाहिए, तभी हमें हल का पता चलेगा। समस्या की पहचान कीजिए, अपनाए गए समाधान का मूल्यांकन कीजिए। तो अगर हम बात कर लें तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही जाएगा। नहीं, 1 नहीं जाएगा, 3 सही जाएगा। 3 क्या? समस्या की पहचान करना, बहुत सही है। सबसे पहले हमें समस्या की पहचान करना है, फिर समस्या की जब हम पहचान कर लेंगे तो समस्या को प्रस्तुतिकरण करो, यानी समस्या पहचान, है ना, प्रस्तुतिकरण होगी समस्या पहचान करने के बाद में, फिर उसका हल ढूंढा जाएगा लास्ट में। सबसे समस्या को प्रस्तुत करना दूसरे नंबर पे जाएगा। समस्या को प्रस्तुतिकरण करना, प्रस्तुत करो, और प्रस्तुत करने के बाद पहचानो उसमें कि क्या समस्या है, फिर जाएगा कि हमें हल ढूंढना है। और इसमें क्या कह रहा है? हालांकि समस्या समाधान प्रक्रिया में अक्सर हम चरणों पर फेरबदल करते हैं, है ना, करते रहते हैं, फिर भी औसतन रूप से समस्या समाधान की प्रक्रिया का पहला चरण, तो पहला चरण जाएगा ये समस्या की पहचान करना कि किस प्रकार की समस्या है। किसी के बच्चे के पास किस प्रकार की समस्या, उस समस्या का जब तक हम पहचान नहीं कर लेंगे तब तक समस्या प्रस्तुतिकरण नहीं कर पाएंगे, है ना, और उसके निराकरण नहीं कर पाएंगे, हल नहीं ढूंढ पाएंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है औपचारिक शिक्षा में प्रवेश करने से पूर्व ही बच्चे अपने आस पड़ोस के बारे में, जैसे कि उन वस्तुओं और घटनाओं के बारे में जिनसे वह समागम करते हैं, एक संपन्न समझ विकसित कर लेते हैं। एक अध्यापक को उनकी इस तरह की समझ को डांट कहते हैं। क्या कहते हैं? कह रहा है औपचारिक शिक्षा में प्रवेश करने से पूर्व ही बच्चे अपने आस पड़ोस के बारे में, जैसे कि उन वस्तुओं और घटनाओं के बारे में जिनसे वह समागम करते हैं, यानी बच्चा अपने आस पड़ोस के सभी घटना और समस्या चीजों को समझ लेता है, एक संपन्न समझ विकसित करता है, ठीक कर लेता है। एक अध्यापक को उनकी इस तरह की समझ को क्या करना चाहिए? सराहना करना चाहिए, या उसको दोषपूर्ण बताना चाहिए, या उसका विरोध करना चाहिए। तो हमें उस अध्यापक को क्या करना चाहिए? उसका विरोध करना चाहिए या फिर बढ़ावा देना चाहिए। चलिए बात करते हैं। पूरी तरह से नकार देना चाहिए। अच्छा, इतनी हिम्मत, बच्चे की बात को नकार दें? पूरी तरीके से नकार देना चाहिए, नकारना नहीं चाहिए, है ना, गलत हो जाएगा। मानकीकृत पाठ्यक्रम से बदल देना चाहिए, बदलने का प्रयास करना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए। उनके ज्ञान को अग्रसर करने के लिए महत्वपूर्ण समझना चाहिए, महत्वपूर्ण समझना चाहिए, यही सही जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। कह रहा है अधिगम के लिए दोषपूर्ण और महत्वहीन मानना चाहिए, महत्वहीन नहीं मानना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा चलो आप सभी लोग कमेंट करके बताओ कि कौन सही है। एक कहता है कि विद्यालयों को अधिगम के संवेगात्मक पहलू को अनदेखा कर देना चाहिए। अच्छा, अनदेखा नहीं करना चाहिए, निगेटिव बात कर रहा है ये। आर क्या कह रहा है? आर तर्क दे रहे हैं एक ही प्रशंसा का, कह रहे हैं संवेग और संज्ञान
एक दूसरे से संबंधित नहीं है, ये कैसे कह सकते हो? संवेग और संज्ञान दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। कह रहा ए और आर दोनों सही व्याख्या कर रहे हैं, नहीं, कहीं से सही नहीं कर रहे हैं। ए और आर दोनों सही व्याख्या हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सही है बिल्कुल, लेकिन दोनों गलत हैं, ताकि दोनों सही व्याख्या नहीं दे रहे हैं। ए आर दोनों, लेकिन ए आर ए सही है लेकिन आर गलत है, ऐसा नहीं है। ए आर दोनों गलत है। हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही चला जाएगा। 4 सही है, हाँ ठीक। अगला प्रश्न है, कमेंट करके बताओ भैया। कह रहा है शिक्षिका का उद्देश्य विद्यार्थियों को डांट डांट के लिए प्रेरित करता है। एजुकेशन शुड एम एट द मोटिवेशन शुड स्टूडेंट्स फॉर, क्या करता है? चलिए बताइए। कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, बताइए क्या करता है? या फिर कठिन यानी रोड मेमोराइजेशन की बात कर रहा है, स्वतंत्र चिंतन इंडिपेंडेंट थिंकिंग की बात कर रहा है, या क्या कर रहा है? पैसिव नॉलेज रिप्रोडक्शन पुनर्वाद कर रहा है ना? सोचने लगे रिप्रोडक्शन यहां कैसे आ जाएगा, तो स्वतंत्र चिंतन की बात कर रहा है। स्वतंत्र चिंतन, थर्ड ऑप्शन सही आएगा। अगला प्रश्न है, कमेंट करके बताओ धड़ाक धड़ाक। अधिगम को सुसाधित किस प्रकार किया जा सकता है? किस प्रकार से अधिगम को सुसाधित किया जा सकता है? योग्यता के सत्व दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर, कार्य के उद्देश्य को विद्यार्थियों से साझा ना करके, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, चिंतन परिवर्तन के मौका प्रदान करके। अगर हम बात करें तो इसमें हमारा ऑप्शन 4 ही सही जाएगा, क्योंकि चिंतन परिवर्तन को मौका प्रदान करके, हमारा ऑप्शन 4 सही जाएगा। देखते हैं जरा, फोन किसी का आया है तो चेक कर लेते हैं। चलो दोस्तों, आगे हम लोग कार्य करते हैं अपने टॉपिक पर। अगला हमारा टॉपिक कह रहा है कि प्रभावी अधिगम हेतु निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या हो सकता है? तो अगर हम इसकी बात करें तो असफलता का डर नहीं होना चाहिए। बच्चों को सामाजिक सांस्कृतिक परिचय ये भी नहीं होना चाहिए। तो सामाजिक और सांस्कृतिक परिचय, असफलता का डर, सामाजिक परिचय, यही वाला हमारा सही जाएगा। सामाजिक सांस्कृतिक परिचय के ये नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? यही चीजें नहीं होना चाहिए, बिंदु पर अक्सर। और असफलता के लिए इनाम, असफलता के लिए इनाम और प्रतिस्पर्धा की भावना, ये सब तो बच्चे रखते ही रखते हैं। इनाम तो मिलेगा, सफल होगा तो इनाम कैसे नहीं पाएगा? तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही जाएगा। अगला टॉपिक है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होती है? नहीं, एक दिशीय नहीं होती है। यह केवल व्यक्ति की आनुवांशिकता से प्रभावित होती है? ऐसा भी नहीं है, व्यक्ति की आनुवांशिकता समाज से भी प्रभावित होती है, यानी दोनों गलत। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं? बिल्कुल सही, सांस्कृतिक विविधताएं पाई जाती हैं। विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा ही निर्धारित होती है? ऐसा भी नहीं है, यानी ऑप्शन हमारा 3 सही जाएगा, है ना? चलो बाबू, आगे बढ़ते हैं हम। तो सभी मित्रों से हमारा अनुरोध है कि हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप सभी लोग सपोर्ट कीजिए, ताकि एक अच्छा हम लोग भी प्रयास जो शुरू किए हैं उस पर खरा उतर सकें। आप लोग प्रयास सपोर्ट नहीं करते हो, इसलिए हम लोग का मनोबल टूट जाता है और वीडियो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट देने का इरादा नहीं करता है। इसलिए आप सभी लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो प्रदान किया जाएगा। एक समय ऐसा भी आएगा जब आप लोग फ्री चिल्लाओगे और फ्री नहीं मिल पाएगा भैया। तो इसलिए अभी जब फ्री है तो क्या नाम है, सपोर्ट कर दो आप सभी लोग, है ना? अभी तो सपोर्ट कर नहीं रहे हो, और जब क्या नाम है फ्री का समस्या खत्म, जब हम लोग भी आ जाएंगे उस कगार पे जिस कगार पे आज
बड़े बड़े यूट्यूबर खड़े हुए हैं, तो हम लोग भी फ्री वाले से मुकर जाएंगे कि अब फ्री नहीं दिया जाएगा, है ना। तो एक काम करो, आज सपोर्ट कर दो। आज सपोर्ट करोगे तो हो सकता है कल को फ्री भी प्रोवाइड किया जाए, कि आज आप सभी लोगों ने सपोर्ट किया, और जितना ज्यादा घसीटना पड़ेगा, रगड़ खाना पड़ेगा, उतना ज्यादा हम लोग भी निखर जाएंगे। तो जब निखर जाएंगे तो फिर सोचो, निखरने के बाद लोग बदल भी जाते हैं, है ना। ऐसा अक्सर होता भी है, हमारा बात कड़वा है पर सच है। ताकि एक मैंने बहुत सारे यूट्यूबर टीचर, मैं किसी स्पेशल का नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनके वीडियोस को मैंने देखा है और वहां पर वो लोग भी चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा होता है, तो आज वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं। लेकिन मेरा आपसे दावा है कि अगर आज आप सभी लोग सपोर्ट किए तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जरूर दूंगा। अगर नहीं देता हूं तो मेरे इस क्लिप को आप लोग काट काट करके मुझे ट्रोल करना कि आपने कभी वादा किया था, आज अभी अपने वादे से मुकर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आज मेरा सपोर्ट कीजिए दोस्तों। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं। चलिए अगर हम बात करें इसमें क्या कर पाते हैं, तो क्या कर पाते हैं। एक तो ये तंग करके रख दिया है, प्रतिलोमिक चिंतन या प्रतिक्रियात्मक खेल या अनुक्रमिक वर्गीकरण या फिर संरक्षण। अगर हम बात करें इसमें जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगी, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे प्रतिक्रियात्मक खेल की ज्यादा चिंतन करते हैं, है ना। क्रियात्मक कि ये खेल कैसे होगा, क्या होगा, कहां से होगा। ये देखो इसमें नॉट की बात किया, निगेटिव, पहले हैव आ गया, हैव नॉट, तो हमें निगेटिव ढूंढना है, इसमें निगेटिव पे चर्चा करना है। सबसे पहले निगेटिव चीजों को ही हम लोग को आप सभी के सामने ढूंढ के लाना है। जब तक कि मैं इसका सेटअप बिठा रहा हूं, इतनी देर में आप सभी लोग पढ़ के और आंसर दे दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार है। कौन सी है। निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता, यानी किसी भी प्रकार का अगर हमें निर्णय लेना है तो बच्चों की सहभागिता अनिवार्य होनी चाहिए, पॉजिटिव है। अगला कह रहा है भय मुक्त अधिगम वातावरण, यानी कि हमें अगर अपना क्लासरूम चालू करना है तो बच्चों को किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए, बिल्कुल निडर होकर बच्चे पढ़ाई करें, इस प्रकार की पाठचर्या या क्लासरूम को बनाना चाहिए। विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान रखना, हाँ उसकी क्या समस्या है, उस समस्याओं का हमें विशेष तौर पर समाधान करना चाहिए, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता, ये भी पॉजिटिव है। अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम करना, बाह्य अनुशासन कायम करना है हमें, है ना, बाह्य अनुशासन नहीं काम करना है। तो यह क्या कह रहा है, निगेटिव ढूंढ रहा है, यानी कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार है ना। तो अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन करना, बाह्य अभिवृत्ति का माहौल, यानी बाह्य अभिवृत्ति का माहौल पूछ रहा है, तो बाह्य अभिवृत्ति का माहौल ऑप्शन 4 चला जाएगा। यहां पे कुछ देख लो, इंग्लिश में लिखा है अ क्लासरूम एनवायरमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव क्लासरूम विल नॉट हैव, नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं होने की बात निगेटिव। ये देखो कौन सा, नॉट का भाई नॉट होना चाहिए, नॉट का भाई डू नॉट होना चाहिए, है ना। ये चीजें इसमें भी निगेटिव पूछ रहा है। ये देखो अगला प्रश्न, ये नॉट, तो नॉट के हमें सबसे पहले हाईलाइट कर लो मिलते ही, और वहां पे आंसर बता दो कि नॉट है भैया, तो नॉट ही रहेगा, नॉट है तो नॉट। एक प्रगतिशील कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन विविध इस्तेमाल नहीं होता है। नहीं नहीं नहीं, तो नहीं का हमें नहीं बताना है, क्या करना है, नहीं। तो कह रहा है केवल, ये देखो केवल हमें दिख गया पहले हुए, तो यही निगेटिव जाएगा। अगला हम पढ़ लेते हैं, सब पॉजिटिव होगा। अध्यापकों द्वारा मानकीकृत मननशील जर्नल इस्तेमाल करना, सही है। और स्वमूल्यांकन एवं समकक्षीय मूल्यांकन, ये भी सही है। अगर विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो तैयार करना, पोर्टफोलियो तो बिल्कुल तैयार करना चाहिए, ये भी पॉजिटिव है, यानी तीसरा ऑप्शन हमारा निगेटिव है। केवल यहां पहले जुटे हैं, तो केवल मैं बार बार बताया हूं कि जहां केवल दिख जाए वहां पे फिर क्या निगेटिव। अब एक क्रिएटिव क्लासरूम होना चाहिए, क्रिएटिव क्लासरूम यानी पॉजिटिव क्लासरूम है, तो पॉजिटिव का भाई हमें पॉजिटिव ढूंढना है, निगेटिव नहीं। कह रहा है कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को
कैसा अवसर प्रदान करना चाहिए, कैसे अवसर प्रदान करना चाहिए, कैसे अवसर प्रदान करना चाहिए? विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में सम्मेलन के और मौलिक खोज और सोच को बढ़ावा देने के लिए, है ना, परीक्षा देने के लिए, बेहतर कौशल विकसित करने के, है ना, अभिसारी सोच सीखने के लिए। तो अगर हम बात करें इसमें क्या बढ़ावा देने की, सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, अगर सृजनात्मकता को बढ़ावा देना है तो विशिष्ट उपलब्धि वाले वर्ग को सम्मेलन नहीं, मौलिक खोज और सोच वाले बच्चों को, यानी जो नई नई चिंतन रखते हो, नई खोज रखने की इच्छा रखते हो, उन बच्चों को बढ़ावा देना चाहिए, है ना। ऐसे बच्चों को हमें बढ़ावा बहुत अधिक मात्रा में देना ही देना चाहिए। तो यही ऑप्शन हमारा सेकंड सही चला जाएगा। दो प्रश्न हम और कराते हैं, उसके बाद में अगला क्लास लेकर आते हैं हम। कह रहा है अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है, क्योंकि इसमें आंतरिक अप्रेरणा क्षीण हो जाती है। बिल्कुल सही। अगर पुरस्कार बार बार हम बच्चों को देते रहें तो बच्चों की आंतरिक अप्रेरणा क्षीण हो जाती है ना। यानी अधिगम अप्रेरित अगर क्लास चलाना है तो हमें बच्चों को क्या करना चाहिए, बार बार यानी छोटी छोटी बातों पर उनको पुरस्कृत नहीं करना चाहिए। कह रहा है इससे आंतरिक अप्रेरणा बढ़ जाती है, इससे बाह्य अप्रेरणा क्षीण हो जाती है, इससे आंतरिक और बाह्य अप्रेरणा दोनों ही क्षीण हो जाते हैं। जी नहीं, इसमें केवल आंतरिक अप्रेरणा क्षीण हो जाती है, लालच बन जाता है बच्चों के दिमाग में। लास्ट और आखिरी प्रश्न, लेकिन इसको मैं कराऊंगा नहीं, SW दे रहा हूं और आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि आप सभी का कौन सा सही ऑप्शन जाएगा, है ना। और कल बहुत सारे विद्यार्थियों का एग्जाम है और कुछ लोग का 8 को पड़ेगा एग्जाम, तो ये आपका प्रश्न है और ये SW है आप सभी के लिए। ठीक, तो इसको मुझे करके आप सभी लोग बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक आप लोग से निवेदन है कि हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए और सपोर्ट कीजिए प्लीज। और यदि आप सभी को नोट्स चाहिए तो अभी भी मैं भेज सकता हूं, लेकिन अब टाइम कहां बचा है नोट्स पढ़ने भर का। बस इंपॉर्टेंट चीजें देख लो। अभी थोड़ी देर में मैं अपना एक क्लास लेकर आ रहा हूं जिसमें निगेटिव टैग और पॉजिटिव टैग के बारे में आप सभी के सामने चर्चा करने वाला हूं। धन्यवाद, मिलते हैं अभी निगेटिव और पॉजिटिव टैग के साथ।